नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। राजनीति बेहद निर्दयी, निष्ठुर और संवेदनहीन होती है। इसका नमूना छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी से समझा जा सकता है। जेल में बंद है। 17 अगस्त को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, एसपी कलेक्टर कार्यालय बड़ौदा बाजार में आगजनी के मुख्य आरोपी बनाए गए थे। 2.25 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तब छत्तीसगढ़ के दिग्गज भूपेश बघेल, चरणदास महंत सरी के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। घेराव प्रदर्शन की औपचारिकता के बाद अब देवेंद्र यादव के बारे में पता चला कि वे लंबे से जेल में रहेंगे। उनकी दिवाली जेल में मनेगी। आने वाली 4 नवंबर तक तो कम से कम जेल में रहेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि देवेंद्र यादव कई और मामलों के भी आरोपी हैं। ऐसे बुरे हालात में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने उन्हें अकेला साथ छोड़ दिया है। संभावनाएं देखी जा रही थी कि वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। दौरे भी करने शुरू कर दिए थे। लोकसभा की टिकट देकर राहुल गांधी की ओर से ये संकेत दे दिया गया था कि भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के उनके छत्तीसगढ़ के जो प्रतिनिधि थे देवेंद्र यादव राहुल गांधी के पैमाने पर फिट बैठते नजर आ रहे हैं। और तो और जेल में बंद रहने के दौरान भी उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया था। ऐसा सिर्फ कांग्रेस में ही संभव हो सकता है। मामला बेहद संगीन है। पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद कांग्रेस का एक धड़ा ये मानने को तैयार नहीं था। दरअसल मानते तो सब हैं, स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पार्टी आला कमान की राय ही उनकी अपनी राय बन जाती है। यही राजनीति की कड़वी हकीकत है। आला कमान जो बोले सुर में सुर तो मिलाना ही पड़ता है। वैसे अंदर खाने की खबर यह है कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी से कोई खुश हो ना हो, भूपेश बघेल का खेमा बहुत प्रसन्न है, खुश है। उन्हें अपने भविष्य की संभावनाएं सुरक्षित नजर आ रही है। भूपेश बघेल का खेमा विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से हताश था, परेशान था, रही सही कसर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पूरी हो गई। और उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों के बाद बारी थी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय की, एसीबी की, ईओडब्ल्यू की। जिस तरह से पढ़ते एक के बाद एक उतरने लगी। महादेव सट्टा वाले मामले में को भी सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसमें भूपेश बघेल 508 करोड़ रुपए महादेव सट्टा गैंग से एक्सटॉर्शन मनी लेने के नामजद आरोपी हैं। सिर्फ ये एक मामला नहीं है, कई अन्य मामलों में भी भूपेश बघेल घिरते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से फाइलें खोली जा रही है, वहां यह स्पष्ट हो चुका है कि भूपेश बघेल के लिए आने वाले दिनों में परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेगी। उनकी सहयोगी पुरानी उनकी उपसचिव जब वो मुख्यमंत्री थे, सौम्या चौरसिया, जिन कारणों से लगभग 2 साल से जेल में बंद है, वो मामला तो कोल स्कैम से जुड़ा है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध प्रॉपर्टी बनाने का जो मामला है, उसकी आज साफ तौर पर भूपेश बघेल और उसके परिवार के ऊपर पड़ते हुए नजर आ रही है। यह सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि अभी तक भूपेश बघेल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो इस प्रश्न के जवाब में मौजूदा सरकार की नीतियों और कार्यशैली को समझना होगा। जिन हालातों में 2.25 महीने इंतजार कर देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के लिए 3.25 महीने लग गए। फरवरी 2020 में सबसे पहले जो इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी, उस वक्त एजाज ढेबर और भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे, उनके करीबियों के यहाँ वो छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद ईडी की एंट्री होती है और आखिरकार 2 दिसंबर 2022 को सौम्या चौरसिया गिरफ्तार होती है। साथ ही साथ रानू साहू जो पुरानी आईएएस है, समीर बिश्नोई और इसी तरह बाकी अन्य कारोबारी सूर्यकांत तिवारी वगैरह गिरफ्तार होते हैं। यानी देवेंद्र यादव और कोल स्कैम के आरोपियों की गिरफ्तारी में एक समानता देखी जाए तो वह यह है कि मौजूदा हालात में केंद्र या राज्य की जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एविडेंस को मजबूत कर लिया जाता है। ऐसे हालात में भूपेश बघेल को अच्छी तरह से पता है कि एक न एक दिन उनकी गिरफ्तारी होगी, और जिस दिन उनकी गिरफ्तारी होगी, जिस भी मामले में गिरफ्तारी होगी, वो लंबे से जाएंगे, क्योंकि आरोपों के बाद सबूत को
पुख्ता कर लेने की एक परंपरा बना ली गई है। मौजूदा हालात में विष्णुदेव साय की सुशासन वाली जो सरकार चल रही है, वहाँ सरकार अपने ऊपर कुछ भी थोड़ा सा भी दाग लेना पसंद नहीं करती। थोड़ी सी भी बदनामी की आशंका होती है तो वहाँ सुशासन का डंडा चलता है। मौजूदा हालात में कुछ शिकायतें जनसंपर्क विभाग के सर्वोच्च अधिकारी मयंक श्रीवास्तव की ओर से आ रही थी, उन्हें फौरन पद से हटा दिया गया। दरअसल जनसंपर्क विभाग ही वो विभाग होता है जो सरकार के कार्यों के लेखा जोखा को आम जनता तक भली प्रकार से रखता है। यहाँ जब उंगलियां कार्यशैली पर उठी तो आईपीएस पुलिस विभाग में आईजी रैंक के अधिकारी मयंक श्रीवास्तव को हटा दिया गया और जशपुर के कलेक्टर रवि मित्तल को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बना दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि जशपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह जिला है, इसलिए रवि मित्तल जैसे एक साफ सुथरे और निर्विवाद व्यक्तित्व को ये अहम दायित्व दिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से हाल में ही 11 प्रशासनिक अधिकारियों की बदली की गई है, जिसमें जनसंपर्क विभाग के आयुक्त को हटाया जाना और नए आयुक्त को बनाना एक बड़ा परिवर्तन और एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासनिक कार्यशैली में कसावट और कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का नमूना मुख्यमंत्री निवास के बाहर देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री आवास को घेरने निकले डीएड डीएलएड के अभ्यर्थियों पर दंगा भड़काने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने उन पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है। गिरफ्तार होने वाले ओम प्रकाश साहू, मेघा पांडे, संतोष साहू, कुलदीप वर्मा, कमल राजपूत, इनायत अली, सतीश निषाद, ये वो नाम है, हो सकता है आप इन प्रदर्शनकारियों में उन्हें देख रहे होंगे जो कि अपनी मांगों को लेकर निकले थे। उनकी मांग यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनकी नौकरी के पक्ष में आया है, उनकी जगह बीएड वालों को नौकरी क्यों दी गई है। हम इन आवाज को भी समझेंगे। बीते 2 अक्टूबर से डीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी करीब 500 की संख्या में आंदोलन कर रहे थे। क्रमबद्ध आंदोलन का कोई एक नेतृत्व करता नहीं था। शायद किसी ने उन्हें अकल दे दी होगी कि मुख्यमंत्री का निवास बिना पूर्व सूचना के घेरा जाए, आंदोलन सड़क पर किया जाए, आंदोलन से मार्ग बाधित होगा तो जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था की बात आएगी। खासकर मुख्यमंत्री का जहां आवास हो, आसपास बेहद संवेदनशील इलाका हो, ऐसे इलाके में सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा देने की चाह रखने वाले, सरकारी नौकरी पाने की चाह रखने वाले इन अभ्यर्थियों के साथ पुलिस ने जो किया, इससे कम की भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हम लोग डीएड अभ्यर्थी हैं जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बावजूद हमको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो। जिसने भी ये तस्वीर देखी वहां संवेदना अभ्यर्थियों के पक्ष में जाती है। ऐसे में हमें समझना होगा कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल डीएड और डीएलएड के अभ्यर्थियों की ये मांग है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में निर्णय दिया है, उनकी जगह बीएड वाले नौकरी कर रहे हैं, बीएड वालों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। जबकि बीएड वालों का कहना है कि हजारों की संख्या में उन्होंने मेरिट पर अपना चयन करवाया, सरकार ने जब उन्हें नौकरी दी है तो सरकार ही निर्णय करेगी। यदि उन्हें नौकरी से हटाया जाता है तो उनके परिवार का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। ऐसे एक अभ्यर्थी हैं आनंद, इनकी बातों को भी हमें समझना चाहिए। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन पर क्या बीत रही है। सरकार से यही अपेक्षा करते हैं, सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखे, हमें सेव करें, क्योंकि हमने नियमता प्रोसीजर वे में ज्वाइनिंग की है, हम मेरिट लिस्ट में आए हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, हम बेगुनाह हैं। हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी नौकरी को बचाया जाए। विष्णुदेव जी की सरकार है जो कि सुशासन की सरकार है। हम सरकार से ही अपेक्षा रखते हैं हमारे लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले और हम 3000 बीएड शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित रखें।
मुख्यमंत्री का आवास घेरने निकले डीएड और डीएलएड के अभ्यर्थियों के विरुद्ध पुलिस ने अपनी एफआईआर के अनुसार ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों के साथ धक्का मुक्की करने, सरकारी संपत्ति पर तोड़फोड़ करने के विरुद्ध सिविल लाइन रायपुर पुलिस थाने में उनके विरुद्ध बीएनएस की धारा 191(2), 126(2), 121(1) और लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ की मौजूदा विष्णुदेव की सुशासन की सरकार के विरुद्ध ये आरोप लगते रहे कि सरकार कोई सख्त एक्शन नहीं उठा रही है, खासकर अपराधियों के विरुद्ध जैसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वैसी कड़ी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे ही आरोपों के बीच अब सख्त कार्रवाई दिखने भी लगी है। आबकारी, कोयला और कस्टम मिली के पुराने बागड़ बिल्ले अरबों का घोटाला कर जेल में बंद आरोपी जेल के अंदर से सिंडिकेट होकर अपराध का संचालन कर रहे थे। जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई द्वारा भी गैंग संचालित करने के आरोप लग रहे हैं। लोग गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जेल के अंदर से सब कुछ कैसे चलता है। जब इसके प्रमाण मिले तो छत्तीसगढ़ में इसका अंजाम भी सामने आ गया। शराब, कोयला और कस्टम के आरोपी रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं। अब उन्हें अलग अलग जेलों में भी शिफ्ट किया गया है और जो बार बार बीमार हो रहे थे अचानक उनकी बीमारी भी गायब सी हो गई है। शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर अंबिकापुर जेल में तो आईएएस अनिल टूटेजा कांकेर में, अमरपति त्रिपाठी को जगदलपुर जेल और कोयला घोटाले के मुख्य सरगना सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल में डाला गया है। जबकि कस्टम मिली के आरोपी मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी दंतेवाड़ा जेल में कैद रहेंगे। वैसे कोयले वाले मामले में जेल में बंद रानू साहू जो पुरानी आईएएस है, उनकी जो दोबारा गिरफ्तारी हुई है और 14 दिन की जो रिमांड ली गई है, उन्हें आदिम जाति विभाग की उनकी खासम खास अधिकारी माया वारियल के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। डीएमएफ के फंड में 40% कमीशन इन्होंने खासकर ज्यादातर सफेद पोस्ट नेताओं को बांटा था, भ्रष्ट अधिकारियों को बांटा था और जिस तरह से गलत तरीके से करीब 300 करोड़ के टेंडर में हेराफेरी की गई थी और ऐसा टेंडर संचालित करने के लिए रानू साहू जो कोरबा की कलेक्टर थी, अपनी खासम खास अधिकारी माया वारियर को अधिकृत करने के बाद जो व्हाट्सएप चैटिंग उनके द्वारा की जाती थी उसके कोड वर्ड को भी डिकोड कर लिया गया है। आमने सामने की पूछताछ के बाद इन बलशाली महिलाओं का सब्र भी टूट गया है। हमारे पास इस बारे में जो नए इनपुट आए हैं उनके अनुसार अब राज खुल चुका है। मामला संपत्तियों की पड़ताल का चल रहा है। चोरी किया, लूटा गया जनता का माल जहां भी छुपाया गया है उस पर मुहर लगाई जा रही है। बहुत जल्दी इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे होंगे, साथ में कुछ सफेद पोश चेहरे भी बहुत जल्दी बेनकाब होंगे। राजनीति और प्रशासनिक तंत्र से जुड़े हुए ऐसे दागदार चेहरों को देखने के बाद आम जनता में काफी निराशा छा जाती है। खासकर युवा वर्ग कहीं ना कहीं हतोत्साहित होता है। कैरियर और भविष्य तलाशने में निकला युवा जब राजनीति की तरफ देखता है तो जाहिर तौर पर ऐसे दृश्य के बाद उन्हें घृणा हो जाती होगी। तो अच्छे लोग ऐसे में राजनीति में कैसे आएंगे? बावजूद इसके हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, वरना बुरे लोग हमेशा की तरह राजनीति में काबिज रहेंगे जिससे देश और समाज का भला नहीं होगा। इसलिए देश और समाज की भलाई के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। सेवा और मानवता के कार्य में लगते हुए कुछ बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।